हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 17वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 16 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने 2 यूनिट को पूरी तरह से कवर कर दिया था, तीसरी यूनिट हमारी चल रही थी। इससे पहले की जो क्लास थी, 16वें नंबर की क्लास, उस क्लास में हमने उत्प्लावन बल को समझा कि आखिरकार सर उत्प्लावन बल क्या होता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। और ये तीसरी यूनिट है, इसका नाम है बल। तो हम इस यूनिट में बल का डिस्कशन कर रहे हैं। आज जिस बल का हम डिस्कशन करने वाले हैं सर, वो 2 बल हैं। एक का नाम है अविकेंद्र बल और दूसरे का नाम है अपकेंद्र बल। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इन दोनों फोर्स के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अविकेंद्र बल और अपकेंद्र बल ये कब उत्पन्न होते हैं, तो पहला हम ये समझेंगे कि सर ये उत्पन्न ही कब होते हैं। जब भी कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ पर गति करे, तब ये दोनों बल कार्य करते हैं। जब कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ पर गति करती है, तब वहां पर 2 बल कार्य करते हैं, एक अविकेंद्र और अपकेंद्र। लेकिन इसको समझने के लिए सर, इसको समझने के लिए, इन दोनों बल को समझने के लिए हमें उससे पहले वृत्तीय गति समझना होगा। अगर हम बात करते हैं कि सर इन दोनों बल को हम समझना चाहते हैं, तो इससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी करनी पड़ेगी वृत्तीय गति की। आखिरकार वृत्तीय गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इससे पहले आपने जहां पर भी वृत्तीय गति पढ़ी होगी, तो वो समझ में आपको नहीं आई होगी। और अगर तुम्हें लगता है कि हमें समझ में आ गई है, तो अभी मैं 2 यहाँ क्वेश्चन दूंगा, वो गारंटी की बात है, आप नहीं कर पाओगे। तुक्के से भले ही ठीक हो जाए, वरना उसको करने में दिमाग चाहिए। मतलब इस वृत्तीय गति की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उन क्वेश्चंस के लिए चाहिए। वृत्तीय गति अगर तुम्हें लगता है समझ में आ गई है, तो उन सवालों को करके देखना। मुझे लगता है कि जिस भी टीचर ने इसको पढ़ाया होगा, जहां पर भी पढ़ाया होगा, तो वो क्या करते हैं, यही कहा जाता है। देखो, वृत्तीय गति जब पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि एक पिंड जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसके अलावा बताओ, कुछ और बताया है क्या? तो कुछ नहीं बताया होगा। लेकिन एक्चुअल ये परिभाषा है ही नहीं, ये तो सर एक किताबी ज्ञान है। तो सर हम समझेंगे आखिरकार वृत्तीय गति क्या है। अगर वृत्तीय गति उस वक्त समझ जाते, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते थे। अगर हम आपसे बोले कि अगर कोई वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी जो गति है, क्या वो एक समान वेग हो सकता है? और अगर एक समान वेग हो सकता है, तो सर वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड का वेग एक समान हो जाएगा? या हम अनंत आकाश में सर अनंत में ले जाएंगे, तब उसका एक समान वेग हो जाएगा क्या? इस तरह से तमाम सवाल हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूंगा, तो शायद ही आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे आज बहुत अच्छे से समझेंगे सर आखिरकार वृत्तीय गति होती क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, और फिर हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हमें अगर अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल समझना है, तो सर उससे पहले हमें वृत्तीय गति समझना होगा। और वृत्तीय गति समझना है, देखो, अगर कोई भौतिक विज्ञान का अच्छा टीचर होगा, तो वृत्तीय गति समझाने से पहले एक बात और बताएगा। अगर आप वृत्तीय गति समझ रहे हो, अगर कोई भी टीचर है आपको वृत्तीय गति पढ़ा रहा है, तो इससे पहले आपको सदिश, सदिश और अदिश, अदिश, सदिश और अदिश राशियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई फिजिक्स का बहुत अच्छा टीचर है, तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मुझे वृत्तीय गति पढ़ानी है, तो उससे पहले मुझे सदिश राशियां बतानी होंगी। आखिरकार सदिश को थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि सर सदिश, अदिश, और हमने एक और पढ़ा था प्रतिदिश। प्रतिदिश ये हमने पढ़ा था कि सर सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है और प्रतिदिश क्या होता है। सदिश और अदिश पढ़ना है, तो इससे पहले की जो वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हो। इसके पहले मैंने वीडियो डाली है सदिश और अदिश की, तो अगर सदिश और अदिश को डिटेल में पढ़ना है, तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और अगर प्रतिदिश को समझना है कि सिर्फ प्रतिदिश क्या होती है, तो उसके बाद में एक और वीडियो आई है, उसको आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर इनकी जो डिटेल जानकारी है, वो तो हम पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी जानकारी सदिश की देंगे। क्यों? क्योंकि सर सदिश की जानकारी होगी, तभी हम वृत्तीय गति समझ पाएंगे। और जब वृत्तीय गति समझ लेंगे सर, उसके बाद हम अपकेंद्र और अवकेंद्र बल पर आ पाएंगे। तो अचानक से हम इस बल को स्टार्ट कर देंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हमें पता है कि सर सबसे पहले इन दोनों बलों को समझाने के लिए पहले वृत्तीय गति पढ़ाई जाती है, और वृत्तीय गति से पहले थोड़ी सी जानकारी सदिश की दी जाती है। तो हम इस बात को आज सब लोग जानते हैं, लगभग मुझे पता है कि सब जानते होंगे कि सर दिशा, दिशा और परिमाण, परिमाण ये दोनों होता है।
सदिश वो होता है सर जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। मतलब जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दिशा भी होनी चाहिए और हमारे पास परिमाण भी होना चाहिए, वो होता है सर सदिश। अदिश में क्या होता है सर, अगर हम अदिश की बात करें तो सर इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण। केवल परिमाण बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, उससे हमारा काम हो जाएगा। अगर ऐसी राशि है तो सर वो अदिश कहलाएगी। और प्रतिदिश क्या होती है सर, जिसके पास दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, तब भी वो प्रतिदिश राशि है। तो सर वो एक ऐसी राशि जो दिशा भी रखती है और परिमाण भी रखती है, लेकिन सर उसके बाद भी वो सदिश नहीं बन रही। ये तो आपने कहा था कि सदिश राशि की परिभाषा ये होती है सर दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, लेकिन सर इसके पास भी तो दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन फिर भी ये सदिश नहीं है। तो सर ये प्रतिदिश है। तो इसको अगर समझना है आपको तो इससे पहले की जो वीडियो है उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि सर ये प्रतिदिश राशि क्या होती है। हम अभी यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर सदिश क्या होता है। तो हम जानते हैं सर सदिश वो होता है जिसको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम आपसे यदि यहाँ पर एक नोट पॉइंट, आपको एक नोट पॉइंट दें, एक बात बताइए कि हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु है, ये यहाँ पर रखी है। हमने कहा कि सर इस वस्तु पर अभी कोई बल बाहर से नहीं लग रहा है। अगर कोई बल बाहर से नहीं लग रहा तो ये किस अवस्था में होगी सर, स्थिर होगी। हम कहेंगे ये जो वस्तु है ये सर अभी स्थिर है। स्थिर क्यों है कि सर इस पर अभी बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। लेकिन एक बात बताओ, इसका कुछ द्रव्यमान तो होगा। अगर इसका कुछ भी द्रव्यमान हुआ तो इसका भार नीचे mg काम करेगा, इतना हम जानते हैं कि सर ये नीचे भार mg काम कर रहा है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का, जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप जानते होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ये वस्तु अगर इस जमीन पर mg इतना भार अगर लगा रही है तो सर ये जो जमीन होगी ये भी इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक आभासी भार लगाएगी। तो हमने सर ऊपर की तरफ एक बल लगाया, इसने, इसको बोलते हैं रिएक्शन। ये एक्शन हुई तो ये ऊपर रिएक्शन हो गई। लेकिन आर की और इसकी वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या था कि जितनी आप एक्शन लगाओगे विपरीत में उतनी ही आपको रिएक्शन मिलेगी, बिल्कुल बराबर। तो देखो इस वस्तु पर इधर नहीं बल लग रहा ना तो इधर लग रहा, इस पर दो बल लग रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। सर ये वाला जो बल है ये रियल है, REAL रियल है। और अगर ये बात करें सर ये आभासी है। अगर हम ये बात करें कि सर ये आभासी है और वस्तु अभी यहाँ पर स्थिर है, ये स्थिर। हमें पता है कि सर ये जो बल था ये तो वास्तविकता में रियल बल था, जो वस्तु के भार के कारण, इसके द्रव्यमान के कारण जमीन पर लग रहा था। लेकिन जमीन ने, क्योंकि ये वस्तु जमीन में अंदर तो जा नहीं रही है, गति तो कर नहीं रही, स्थिर है, तो इसका मतलब सर स्थिर रखने के लिए, किसी वस्तु को कहीं पर स्थिर रखने के लिए उस पर मिनिमम दो बल होने चाहिए, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और उनका परिमाण बराबर होना चाहिए, तब वो वस्तु स्थिर हो सकती है। तो यहाँ पर सर ये तो आभासी हो गया, जो प्रतिक्रिया यहाँ से मिली, और ये सर वास्तविक हो गया। तो हम यहाँ एक और सवाल लेते हैं आपके सामने, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर बाई चांस हमने मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बल लगाया इस पर 10 न्यूटन का, और अगर हमने इधर भी बल लगा दिया है 10 न्यूटन का, तो हमने ये बताओ अगर इधर भी 10 न्यूटन उधर भी 10 न्यूटन, तो ये वस्तु गति करेगी क्या कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं गति करेगी, ये सर स्थिर रहेगी, ये भी स्थिर रहेगी। लेकिन हमने क्या किया, ये 10 न्यूटन का बल लगाया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति लगा दिया है कि आप 10 न्यूटन का बल से इधर खींचो। इधर भी हमने क्या किया है सर, 10 न्यूटन के बल का कोई व्यक्ति लगा दिया और कह दिया कि हमने इधर खींचो। तो जब ये वाला बल और ये वाला बल देखा जाएगा सर, इनका मैग्नीट्यूड बराबर बैठा है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है सर, ये बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तब भी ये वस्तु स्थिर है। तो हम ये कहेंगे कि सर ये वाला जो बल था सर वो तो रियल था ना, REAL रियल था, और ये वाला बल भी रियल था, REAL रियल था। सर ये दोनों वास्तविक बल थे, लेकिन ये दोनों वास्तविक बल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और परिमाण भी इनका बराबर है, इसलिए ये वस्तु स्थिर है। तो स्थिर रहने की कंडीशन क्या है, किसी वस्तु के स्थिर रहने की कंडीशन क्या है, उसी कंडीशन को तो मैं यहाँ पर आपको लिखाने वाला हूँ कि सर कोई वस्तु अगर स्थिर है, कहीं पर स्थिर है, तो सर उसकी कंडीशन है दो। पहली कंडीशन ये है कि सर उस पर कोई दो बल कार्य कर रहे हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि सर उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो। दूसरी कंडीशन ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को स्थिर
रखने के लिए रखने के लिए उस पर दो बराबर परिमाण के विपरीत बल लगे होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन बनी। अगर किसी वस्तु को कहीं पर स्थिर रखना है, तो सर ये कंडीशन है कि उस पर दो बल कार्य करें, मिनिमम दो बल काम करें, और वे दोनों के दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में हों और उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, तब हम कहेंगे कि सर वो वस्तु स्थिर है। तो स्थिर रहने की ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये अब स्थिर रहने के लिए जो बल है वो बल दो तरह का हो सकता है। सर जो अपोजिट बल लग रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कि सर दोनों रियल बल हो, वास्तविक बल हैं, और सर ऐसा भी हो सकता है कि सर इनमें से एक रियल हो और एक आभासी हो। ये आभासी किसी सतह, कोई सतह है वो अपने आप जनरेट कर लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर दो बल कार्य कर रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि सर दोनों रियल भी हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि सर दोनों में से एक रियल है और एक आभासी है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो ये स्थिर होने की कंडीशन हम समझ चुके हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया तो हम मानेंगे कि आप वास्तविकता में होशियार हो। रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखना क्या है। यदि एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में तथा 2 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य करता है। 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में काम कर रहा है और सर 2 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में काम कर रहा है, कार्य करता है, तो उस पर वास्तविक बल का मान होगा। तो उस पर वास्तविक बल का मान बताना है, ये है। और इसके लिए आपके एग्जाम्पल्स में ऑप्शन लिख रहा हूं सर। पहला ऑप्शन है 7 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 3 न्यूटन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये है नन ऑफ दिस। एक सवाल ये है, एक और सवाल है, उस सवाल को मैं चलो यहाँ लिखे देता हूँ, उस सवाल को हम यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सवाल ये क्या, इसको जरा पढ़ो और इसको समझने का प्रयास करो, तब तक मैं एक और सवाल लिख रहा हूँ। यदि किसी वस्तु पर एक बल पूर्व दिशा में, एक बल हम ब्रैकेट में लिख दें सर, परिमाण 10 न्यूटन पूर्व दिशा में कार्य करता है, तथा दूसरा बल और ब्रैकेट में 10 न्यूटन, है, इसका मतलब सर उसका भी परिमाण 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य करता है। ये दो बल कार्य कर रहे हैं। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। अभी मैं आगे पढ़ता हूँ, सवाल क्या है आगे और देखते हैं। कार्य करता है तो वह वस्तु डैश अवस्था में होगी, तथा इसके आगे और है, तथा उस पर डैश बल कार्य करता है। ये है, दो खाली जगह हैं और इन दो खाली जगह के लिए हमारे पास ऑप्शन भी हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखो, मैं देख कर, क्योंकि मुझे नहीं पता है भाई क्या है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया है।
पहला है विराम, विराम पहला। ये जो है, देखो पहले नंबर पर जो लिखा है वो इसको भरेगा, दूसरे नंबर पर लिखूंगा वो यहाँ आएगा। तो विराम और कॉमा असमान, असमान। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है भाई, गतिमान और समान। गति, गतिमान, मान कॉमा समान है, समान है, गतिमान कॉमा समान। और यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ लिख रहे हैं, सी ऑप्शन है विराम और समान, विराम और समान। और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये है तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर ये है और एक क्वेश्चन ये है। हमें इन दोनों क्वेश्चन को, देखो ये तो ग्रुप डी में आया है, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और ये रेलवे, रेलवे एनटीपीसी, एनटीपीसी, इसमें ये सवाल पूछा गया है। ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन दोनों सवालों को पहले हमें बताइए क्या हो सकता है। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इन दोनों का उत्तर लिख लो, ठीक है, फिर हम इसको समझाएंगे क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपने पॉज करके इनके आंसर्स अपने लिख लिए होंगे। जो भी अपना उत्तर है मन में सोच लेना क्या है। तो हम पहला सवाल देखते हैं। सर यदि एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगा है, तो इसको जरा समझते हैं सर। ये इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, चलो यहाँ नहीं बनाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनका सॉल्यूशन इधर करता हूँ। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन अभी हमें यहाँ करना है। तो देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारे सामने दो सवाल हैं, इन दोनों सवालों को हम करने वाले हैं। इस सवाल को देखो, पहले इसका सॉल्यूशन देखो। हम इसके अनुसार अगर देखेंगे तो एक ये वस्तु है, वस्तु है, इस पर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 5 न्यूटन का बल लगा दो, ये लग गया 5 न्यूटन का बल। और इस पर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में 2 न्यूटन का बल लगा दो, 2 न्यूटन का बल लगा दिया। हमने कहा कि सर इस सवाल के अनुसार 5 न्यूटन इधर लग रहा है पूर्व में और ये पश्चिम में लग रहा है। हम लिख देते हैं ये सर पूर्व, पूर्व दिशा में है और ये पश्चिम में है, ये पश्चिम, पश्चिम में लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करें सर ये वो जो वस्तु है इस पर वास्तविक बल बताओ, वास्तविक बल कितना होगा, वास्तविक बल कितना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है सर, अगर ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 5 में से 2 घट जाएगा क्योंकि सर ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो 5 में से 2 घट गए, हम कहेंगे 3 न्यूटन बल, 3 न्यूटन। अगर आपने देखा कि सर 3 न्यूटन और आपने इसको टिक लगा दिया कि सर ये गया आंसर, तो ये आंसर हो गया गलत, ये आंसर नहीं है इसका। और ना तो ग्रुप डी ने इसका माना है उत्तर। तुम कहोगे सर अजीब बात है, देखो ना सर 5 न्यूटन का बल ये लग रहा है और 2 न्यूटन का बल ये लग रहा है, तो सर ये इधर जाएगा 3 न्यूटन के बल से, 3 न्यूटन बल है सर, इसका आंसर है। लेकिन ध्यान से देखो, इस सवाल में एक शब्द उसने छुपाया जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वास्तविक बल। ये जो वास्तविक बल यहाँ शब्द लिखा है, ये वाला शब्द, यहाँ अगर लिखा होता परिणामी, परिणामी बल, अगर ये लिखा होता परिणामी बल, तो इस सवाल का जवाब 3 न्यूटन हो जाता। देखो बल जो होता है, बल, बल एक कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो बल को बताने के लिए सर परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बताई जाती है। अगर आपसे किसी ने बल पूछा है तो, लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि सर बल का परिमाण बताओ, तो फिर मैं मैग्नीट्यूड बता दूंगा, केवल अंक की वैल्यू बता दूंगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, वास्तविक बल, वास्तविक बल बताना है, बल का परिमाण नहीं बताना। अगर बल का परिणामी पूछा होता, बल का परिणामी पूछा होता तो सवाल का जवाब 3 था ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने पूछ लिया वास्तविक बल, तो सर केवल बल पूछा है, परिणामी नहीं पूछा, तो बल बताना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सर 3 न्यूटन पूर्व दिशा में। ये डायरेक्शन इसके पीछे लिखनी पड़ेगी, ये डायरेक्शन इसके पीछे लिखनी पड़ेगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ लिखा है वास्तविक बल। सर अगर वास्तविक ना होता, अगर परिणामी होता, परिणामी बल, तो सर 3 न्यूटन से काम चल जाता। तो इस सवाल का जवाब जो तुम सोच रहे हो ना कि 3 न्यूटन होगा, वो इतना 3 न्यूटन नहीं होगा। तुम जो सोच रहे हो, तुम जितना आसान ये सवाल लग रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि सवाल बनाने वाला तुमसे ज़्यादा होशियार है। उसने यहाँ पर नहीं लिखा कि परिणामी बल, क्योंकि सबके माइंड में परिणामी ही बल जाता है। और ये ऑप्शन 3 देखते ही हमसे रुका नहीं जाता, सीधा उत्तर पर टिक लगाते हैं, क्योंकि भाई साहब 3 मिल गया ना, ये इधर 5 दोनों कहेंगे, इधर बच्चों वाला सवाल आ गया था।
बच्चों वाला सवाल। जब घर पे आकर देखोगे तो पता चलेगा अरे सर ये तो गलत हो गया, ये तो सर मुझे लगता है सर रेलवे वालों ने गलत आंसर की दे दी, ये सवाल का जवाब तो गलत कर दिया इनने। अरे भाई साहब उस सवाल को ध्यान से पढ़ो, अगर उन्होंने उत्तर कोई बताया है तो उसमें कुछ लॉजिक लगाया होगा। यहाँ लिख रखा है वास्तविक बल बताना है। वास्तविक बल का मतलब है सर तीनों बल के पीछे जितने भी ऑप्शन थे उनके पीछे सर उसकी डायरेक्शन बतानी थी। देखो मैंने सदिश और अदिश को बहुत अच्छे से बताया था, मैंने कहा सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो सदिश और अदिश वाली वीडियो है, उस वीडियो को जाकर आप देखो, उस वीडियो में देखो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहां समझाया है, ठीक है। और मैंने कहा था कि 4 सदिश राशियों को याद रखना, बल वेग विस्थापन त्वरण, मैंने कहा इन 4 को ही याद कर लेना, इनसे ही हमारा काम होगा ज्यादातर। तो हमें समझ में आएगा सर इस सवाल का जवाब तो ये हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। अगला सवाल बताओ, ये करके दिखाओ। अब ये देखो, यदि किसी वस्तु पर एक बल 10 न्यूटन पूर्व दिशा में कार्य करता है और दूसरा बल 10 न्यूटन पश्चिम दिशा में कार्य करता है, 10 ही न्यूटन पूर्व में है 10 ही न्यूटन पश्चिम में है, तो वह वस्तु डैश अवस्था में होगी। तो तुम खुद बताओ कि ये हमारे पास वस्तु रखी हुई है, इस पर सर 10 न्यूटन का बल हमने इधर लगा दिया और 10 न्यूटन का बल इधर पश्चिम में लगा दिया, 10 न्यूटन का बल ये पश्चिम पश्चिम है और ये सर पूर्व है। तो हमें एक बात बताओ ये वस्तु किस अवस्था में होगी? तो तुम कहोगे सर ये वस्तु गतिमान होगी क्या? नहीं, गतिमान तो नहीं होगी सर, एक ये बल लगा है और एक ये बल लगा है, तो सर ये बल इसको कैंसिल कर रहा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब सर ये गतिमान अवस्था में तो नहीं होगी, ये होगी स्थिर। तो हम देखेंगे सर जो ये वाला पहला ऑप्शन है इसमें सर आएगा स्थिर या फिर विराम, कहीं स्थिर लिखाओ या फिर विराम लिखाओ, तो हम कहेंगे सर विराम। बिल्कुल ठीक है सर, विराम पहले में ही आ सकता है, विराम सर विराम ये भी ऑप्शन बन सकता है क्योंकि पहले में विराम आ रहा है। गतिमान, तो सर ये ऑप्शन तो बिल्कुल काट दो सर, इसका ये जवाब तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन कट गया कि सर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले वाले में आएगा विराम या फिर स्थिर, वो इसमें तो है नहीं। अब हम आगे सवाल पढ़ते हैं कि विराम अवस्था में होगी तथा उस पर डैश बल कार्य करता है, डैश बल कार्य करता है। अब हम डैश के लिए देखेंगे कैसा बल कार्य करता है, कैसा बल कार्य कर रहा है, तो आप कहोगे सर समान बल कार्य कर रहा है, समान बल, क्योंकि इस पर जितना बल है सर उतना ही इस पर बल है, इसका मतलब सर यहाँ दूसरे में क्या आना चाहिए, समान शब्द आना चाहिए। तो आप देखोगे सर समान, तो आपका ये जवाब मिल गया, ये जवाब मिल गया कि भाई ये गया सर हमारा पहला आएगा विराम और दूसरे में आएगा समान। तुम कहोगे सर ये तो बच्चों वाला खेल था सर, ये तो हमने उत्तर अपना लगाया ही था, तो अब ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये आंसर गलत है, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये उत्तर आपका गलत है। अब आप कहोगे सर ये तो अजीब हो गया, एक अद्भुत चमत्कार कर दिया आपने, ये कैसे गलत कर दिया? ये मैंने नहीं बताया भाई साहब, रेलवे की जब एनटीपीसी की जो डेट वो आया था आंसर की तो उसमें इस सवाल को गलत माना है, इस सवाल का ये वाला ऑप्शन गलत माना है उन्होंने लगाया है। अच्छा ये वाला जो सवाल का मैंने उत्तर तो बताया नहीं आपको, ये जो सवाल था इसमें ये तो है नहीं ऑप्शन और तो कोई मिल नहीं रहा, तो इसका जवाब जाएगा नन ऑफ दीज। और देखो हमारी आदत होती है सर नन ऑफ दीज को हम कभी चुनने का प्रयास नहीं करते, नन ऑफ दीज को हम लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये लगता है कि सर ये सवाल तो खराब कर दिया हमने, नन ऑफ दीज हमसे हम बचते हैं, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, यही माना था। अब हम इसकी बात करते हैं तो सर ये ऑप्शन है नहीं, तो सर इसका मतलब इसका उत्तर भी रेलवे ने यही माना है, नन ऑफ दीज माना है, इनमें से नहीं है। तो तुम कहोगे सर ये तो गलत बात हो गई, सर समान बल कार्य कर रहा है और दिशा समान बल कार्य कर रहा है और सर तो ये विराम में होगी, ये हम बिल्कुल जानते हैं कि सर पहला वाला जो है विराम वो विराम में आएगा, सही बात है, पहले वाले में तो विराम भरा जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी बात कह रहे हो उस पर बल, उस पर डैश डैश बल कार्य करते हैं, तो तुम इस डैश की जगह पर क्या समान लगा सकते हो, समान लगा सकते हो क्योंकि बल बताना है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर अगर तुम कहोगे समान बल, तो बल एक सदिश राशि है, बल समान कब होगा सर? कोई भी सदिश राशि समान तब होती है जब उसका परिमाण मतलब उसकी लंबाई, उस वेक्टर की लंबाई, परिमाण और उसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, मतलब परिमाण बराबर हो, परिमाण कोई मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बराबर हो, दूसरा सर उसकी डायरेक्शन भी बराबर हो, डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, दिशा भी समान होनी चाहिए, तब हम उसको समान कहेंगे। आप कहोगे कि सर समान बल की परिभाषा क्या है कि जब एक बल का मान लो ये अगर 10 न्यूटन का है, अगर पूर्व की दिशा में है तो 1 न्यूटन का एक और बल आएगा जब 10 न्यूटन का और वो भी पूर्व दिशा में होगा, तो इन दोनों को हम समान बल कहेंगे। मतलब कोई वेक्टर है या कोई सदिश राशि है उसको हम समान कब कहेंगे? समान होने के लिए सर उसका परिमाण भी बराबर होना चाहिए
और उसकी दिशा भी बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि समान बल कार्य करता है। हमने यहाँ पर क्या इसने बोला कि डैश बल का परिमाण, बल का परिमाण के बारे में कुछ बोला, परिमाण तो बोला नहीं, परिमाण शब्द कहीं लिखा भी नहीं है, केवल बल की चर्चा कर रहा है। तो बल की चर्चा, तो बल समान है कि असमान है? तो तुम एक बार बताओ, इधर 10 न्यूटन का है, इधर 10 न्यूटन का है, सर यहाँ बल का परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है कि नहीं? तो हम वह सदिश राशि, अगर कोई सदिश राशि है तो उसको समान कब कहेंगे? समान सर हम उसको तब कह सकते हैं जब उसकी परिमाण भी बराबर हो और जब उसका दिशा और परिमाण दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, तब हम उसको समान कह सकते हैं। तो हम इस पर कह ही नहीं सकते कि समान बल कार्य करता है। हाँ, ये बोलते कि समान परिमाण का विरोधी बल कार्य करता है, तो हम कहते, या हम यहाँ लिखा होता कि समान परिमाण का बल कार्य करता है, मतलब वो परिमाण शब्द लिखा होता तो इसका जवाब सर ये हो जाता, लेकिन परिमाण जैसा कहीं शब्द नहीं लिख कर आया है, इसका मतलब सर यहाँ पर गलत हो गया। हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि सर समान बल क्या होता है, समान बल क्या होता है। आप एक काम करें, चलो इधर लिखते हैं नोट पॉइंट, NOT, नोट पॉइंट। कोई सदिश समान तब होता है जब उसका परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। ये हमारे पास नोट पॉइंट है कि कोई सदिश राशि है तो वो सर समान कब होगी? सर समान वो तब होगी जब उसका परिमाण भी बराबर होगा और उसकी सर दिशा भी बराबर होगी। तो अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर इस सवाल का, ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है, इस सवाल में अगर देखोगे तो सर बल का परिमाण बराबर है, बल की दिशा तो बराबर नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये समान बल है? समान बल कहाँ है? समान परिणामी बल है। हम अगर बोलते हैं कि समान परिमाण का बल है, ये बोलना सही है, लेकिन ये बल समान नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन पूर्व में है, इसकी डायरेक्शन पश्चिम है। तो इस सवाल का जवाब भी नन ऑफ दिस जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखना चाहिए था कि सर समान परिमाण लेकिन विपरीत दिशा। इतनी बात अगर कहीं ऑप्शन में लिखी होती तो ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सदिश राशि समान तब होगी जब दिशा और परिमाण दोनों बराबर होंगे। अब हम एग्जाम्पल से के तौर पे आपसे पूछते हैं, एक बार बताओ, एक बल ये है, ये हमने कहा कि सर 5 न्यूटन का है, और एक बल ये है, ये भी हमने कहा सर 5 न्यूटन का है, क्या ये समान होंगे? तो तुम कहोगे सर ये समान नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर इनके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा और जोड़ के देख लेंगे कि समान तो नहीं होंगे। डायरेक्शन सर इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर हम बोलते हैं सर ये एक बल है और एक बल ये है, ये अगर 2 न्यूटन का है, सर ये भी 2 न्यूटन का है, तो क्या ये समान है? बिल्कुल नहीं, समान ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, इसकी डायरेक्शन पूर्व की तरफ है। अब हम बात करते हैं, सर ये बताओ, एक बल ये है और एक बल ये है, सर ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, लेकिन इसको समान कहेंगे क्या? सर ये भी बल समान बल की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सर परिमाण बराबर होने के साथ ही हम समान थोड़ी कह देंगे, दिशा भी तो बराबर होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि सर ये बल मान लेते 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और ये भी बल सर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे सर इसका देखो परिमाण भी बराबर है इन दोनों का, और सर डायरेक्शन भी बराबर है, इसका मतलब ये समान बल है। तो समान बल समझ में आया क्या होता है? समान बल क्या होता है? जब किसी राशि का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तब हम कहेंगे कि ये समान बल कार्य करता है। तो सदिश राशि के लिए हम एक समान कब कह सकते हैं? सदिश राशि के लिए एक समान हम तब कहेंगे जब उसका परिमाण भी बराबर होगा और उसकी सर दिशा भी बराबर होगी, तब हम एक समान उसको बोलेंगे। तो हम एक नोट पॉइंट और लिख सकते हैं कि, या इसको याद रखो कि सदिश राशि को एक समान कब कहा जाता है? जब उसकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर होते हैं। लिखो भाई, इसको लिखो, क्योंकि आप एक स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पर नोट पॉइंट लिखूंगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिखते हैं यहाँ पर, इसको भी मिटाते हैं, ये भी हो गया होगा। हम नोट पॉइंट एक और लिख लेंगे, नोट पॉइंट एक और, किसी सदिश राशि को एक समान तब कहा जाएगा जब उसकी दिशा तथा परिमाण दोनों
समान समान होने चाहिए या समान हो समान हो, ये है, इतनी बात है। मतलब नोट पॉइंट में हमने लिखा कि किसी सदिश राशि को सर एक समान हम कब कहेंगे? हम एक समान उसको तब कह सकते हैं सर उसकी दिशा और सर उसका परिमाण दोनों समान हो, तब हम उसको एक समान कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर भी समझ में आया। देखो, हम पढ़ने वाले हैं अवकेंद्र और अपकेंद्र बल, लेकिन सर उसको समझने से पहले हमें वृत्तीय गति पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वृत्तीय गति में ये बल लगते हैं। तो वृत्तीय गति को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा, ये वाला नोट पॉइंट। तुम ये समझो, ये वाला जो नोट पॉइंट है ना, इस वाले नोट पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इतना पढ़ाया है। अब ये आप अगर इस नोट पॉइंट को आप समझ गए हो, तो अब हम समझेंगे आगे वृत्तीय गति क्या होती है। तो हमने क्या, इसको ध्यान से रखना कि जब कोई सदिश राशि है, उस सदिश को एक समान हम कब कह सकते हैं? उस सदिश को हम एक समान केवल एक कंडीशन में कहेंगे, जब सर उसकी दिशा भी बराबर होगी और उसका परिमाण भी बराबर होगा, तब हम उस राशि को एक समान कहेंगे। इस नोट पॉइंट के चक्कर में देखो, हमने ये क्वेश्चन समझा और एक ये वाला भी क्वेश्चन समझा, और यहाँ थोड़ा सा समझा कि सदिश राशि समान कब होती है, हम समान उसको कब बोलेंगे। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हमने समझे और ये समझा। अब हम समझने वाले हैं सर वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति जैसे हम परिभाषा समझ लेंगे। देखो, वृत्तीय गति में क्या होता है, जैसे बोल देते हैं ना कि जब कोई पार्टिकल जब एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सर ये बिल्कुल गलत है। ये तो सर बच्चा बच्चा जानता है, सर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो गति तो वृत्तीय गति कहलाएगी। सर ये का परिभाषा हुई थोड़ी। तो मतलब वृत्तीय गति की अगर परिभाषा दे रहे हो तो वृत्तीय शब्द इस्तेमाल मत करो, ना तो कोई वृत्ताकार पथ इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस चीज की परिभाषा दी जाती है उस शब्द का इस्तेमाल हम डेफिनेशन में नहीं करते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं लास्ट में क्या इसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं, लास्ट में हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन जिस चीज की हम परिभाषा दे रहे हैं सर उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते उसमें। जैसे वृत्तीय गति की परिभाषा देते समय हर व्यक्ति यही कहता है कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर, तुमने वृत्ताकार वृत्त तो शब्द इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब सर ये है, ये परिभाषा देते तो हैं लेकिन ये सर एक रटंत परिभाषा हो जाती है, समझ में नहीं आती है। मैं अभी एक्चुअल समझाऊंगा आखिरकार क्या होती है वृत्तीय गति, एग्जैक्ट उसको समझेंगे। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं सर वृत्तीय गति क्या है, और उसमें दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्र बल और अवकेंद्र बल, उनको हम समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम वृत्तीय गति समझ लेते हैं कि आखिरकार वृत्तीय गति क्या होती है। देखो, वृत्तीय गति की आपने परिभाषा सुनी होगी, ये कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सर ये तो बच्चा भी जानता है, एक छोटा सा बच्चा होगा उसको भी बताएंगे, देखो बच्चा ये वृत्त है और इसमें अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो बताओ इसकी गति को क्या कहेंगे, वो भी बता देगा सर ये वृत्तीय गति है। तो ये वाली जो परिभाषा है वो एक किताबी परिभाषा है। सर एग्जैक्ट क्या परिभाषा है, अगर देखो भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर होगा तो उसकी एग्जैक्ट परिभाषा लिखाएगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सर वृत्तीय गति की क्या एग्जैक्ट परिभाषा है, ये मैंने पीछे लिख रखी है। वो होता क्या है, वृत्तीय गति की क्या परिभाषा है कि जब कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर इस प्रकार से गति करे कि उसकी गति की दिशा समय के साथ हर बार बदलती रहे। मतलब एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ इस प्रकार से कोई कण गति करे कि हर बिंदु पर उसकी दिशा जो है बदलती रहे, हर समय के साथ उसकी दिशा लगातार बदलती रहे, तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। चलो हम पहले इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से कैसे क्या हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इस प्रकार से गति करता है कि उसकी गति की दिशा समय के साथ बदलती रहती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं क्या है। जैसे हम मानते हैं कि सर ये है एक फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु, ये है फिक्स पॉइंट POINT, ये फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी हमने ली। ये हमने माना कि सर यहाँ पर कोई पिंड है, ये गति करेगा और ये है R, ये निश्चित दूरी ली हमने। ये कोई पिंड है, ये निश्चित दूरी पर हमने कोई पिंड ले लिया है। अब ये गति करेगा, ये इस प्रकार से गति करेगा कि सर इसकी जो गति की दिशा है हर बार बदलती रहे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी गति बदलती रहेगी। तो अगर ये बात करेगा सर गति की दिशा बदलेगा, तो वैसे इसकी दिशा ये होगी। अभी अगर हम बात करें सर इस पॉइंट पर ये गति की डायरेक्शन ये है, और जैसे ये आगे बढ़ेगा तो गति की डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो पिंड होगा वो इस तरह से गति करेगा,
इस पिंड को फिर इस तरह से गति करनी चाहिए। कैसे गति करनी चाहिए अभी समझाते हैं कि ये जो एक मैं पथ बना रहा हूँ, इस पथ पर अगर ये पिंड गति करेगा तो सर ये इसकी गति होगी वो वृत्तीय गति कहलाएगी। क्या मतलब हो गया सर? आपने सर ये सर्कल क्यों ही बनाया है? सर्कल मैंने इसलिए बनाया है, मैंने क्या कहा कि ये इस प्रकार से गति करनी चाहिए कि समय के साथ इसकी दिशा बदले। इस संसार की एकमात्र ऐसी आकृति है इस संसार में एकमात्र ऐसी आकृति है सर जिसका हर एक बिंदु पर डायरेक्शन अलग होती है, दिशा अलग होती है। जैसे हाँ, और वो है सर वृत्त। जैसे हम बात करते हैं सर ये सर्कल है, तो सर्कल किससे बनता है सर? सर्कल बहुत सारे बिंदुओं को मिलाकर सर्कल बनता है। अगर मैं सर सर्कल के किसी पॉइंट पर दिशा देखना चाहूँ, अगर कोई इस तरह से गति कर रहा है और उसकी गति किसी पॉइंट पर देखना चाहूँ तो सर्कल के किसी बिंदु पर होगा वो। अगर उस बिंदु पर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम यहाँ पर खींचते हैं एक स्पर्श रेखा। सर्कल के उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और जो भी स्पर्श रेखा होगी सर उसी की डायरेक्शन में वस्तु गति कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि सर सर्कल के जितने भी बिंदु हैं सर हर बिंदु पर एक अलग स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा हर बिंदु पर अलग होती है। अगर हम बात करें सर यहाँ पर स्पर्श रेखा की तो ये स्पर्श रेखा यहाँ होगी, ये मैंने थोड़ा दूर दिखाया है। अगर इसके पास में भी अगर कोई पॉइंट लूंगा ना तो उसकी भी स्पर्श रेखा जब खींचूंगा तो इसकी जो दिशा होगी और उसकी दिशा अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सर संसार का एकमात्र ऐसी आकृति है, ये एकमात्र ऐसी आकृति है जिसके हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सर ये जो पिंड है ये एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर इस प्रकार से ये गति करेगा कि इसकी जो गति की दिशा है, इसकी गति की जो दिशा है वो हर बार बदलती रहे। तो इसको इसी पाथ पर गति करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार का एकमात्र इकलौता पथ है जहां पर हर बिंदु पर डायरेक्शन अलग होती है, हर बिंदु पर डायरेक्शन अलग होती है। अब हम बात करते हैं सर ये जो है ये गति कर रहा है, तो अब इसी की गति को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वही हमने लिखा है कि जब कोई पिंड एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर इस प्रकार से गति करेगा कि सर इसकी जो दिशा है वो समय के साथ बदलती रहेगी, तब इसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। मान लो सर हम इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो सर यहाँ स्पर्श रेखा खींच देंगे। अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहें तो सर ये स्पर्श रेखा आ गई, तो सर इसकी गति की दिशा ये हो जाएगी। सर इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें कि दिशा क्या होगी तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दो, तो ये इसकी दिशा आ गई। तो सर इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगी। सर अगर इस पॉइंट पर हम निकालना चाहें तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए भाई, स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी तो गति की दिशा यहाँ ये हो गई। अगर हम इस पॉइंट पर निकालना चाहें तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दो भाई, स्पर्श रेखा ये हमने खींच दी तो ये हो गई गति की दिशा। तो कुल मिलाकर ये है कि सर सर्कल के हर एक बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी। अगर मान लो ये एक पॉइंट है सर, इसके जस्ट अगले वाला पॉइंट लूंगा ना तब भी थोड़ी सी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो है इसकी दिशा ये इस प्रकार से गति कर रहा है कि इसकी सर डायरेक्शन लगातार बदल रही है। हम इतना समझ में आ गया है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए इसकी जो गति है वो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है। सर यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। सर यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। सर यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड। हमने ये कहा कि सर ये जो पिंड गति कर रहा है, अब हमको इतना तो पता है कि सर ये जो पथ है ये पथ इस प्रकार से है कि इसकी दिशा हर बार बदलेगी। ये ऐसा पथ है तो इसकी दिशा बदलेगी। और हमने क्या किया कि इसकी जो गति है वो फिक्स कर दी। गति यहाँ देगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ देगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, सब जगह 5 है। सर इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर इसकी गति निकालोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। हम कहेंगे सर इसका, तो अब इसके लिए इस चित्र के लिए मैं यहाँ 2 कथन लिख रहा हूँ। मैं इसके लिए 2 कथन लिख रहा हूँ। कथन 1, कथन पहला है, देखो कथन पहला क्या है? कथन पहला है कि इस चित्र में वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। कथन हमने लिखा पहला कि इस चित्र में जो वस्तु है वो एक समान वेग से गतिमान है, क्योंकि सर 5 5 5 5 5 है तो सर एक समान वेग से गतिमान होगी। कथन पहला है। कथन दूसरा है, कथन नंबर 2, हमने कहा सर इस चित्र में
वस्तु एक समान समान चाल से गतिमान है। हमने कहा कि सर ये एक और कथन दे रहे हैं कि ये जो वस्तु है वो एक समान चाल से गतिमान है। ये दो कथन कहे। अब इसी चित्र के लिए इन दोनों कथनों को अप्लाई करके देखते हैं। हम बात करेंगे सर, देखो 5 5 5 5 सब जगह है, तो सर हम इसको बोल सकते हैं कि ये वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। तो हम सर एक समान वेग से गतिमान नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई साहब? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, सदिश और अदिश में पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही नोट पॉइंट लिखाए थे, 2 नोट पॉइंट लिखाए थे, दोनों ही काम के हैं। सर इसमें पहला नोट पॉइंट मैंने आपको एक अभी लिखाया था कि मैंने ये कहा था कि जब एक सदिश राशि होती है तो उस सदिश राशि को एक समान हम कब कहेंगे? सदिश राशि को एक समान हम तब कहेंगे जब सर उसका परिमाण बराबर हो और सर उसकी दिशा भी बराबर हो, तब हम उसको एक समान कहेंगे। हम ये जानते हैं कि सदिश राशियों में 4 हमने एग्जाम्पल बताए थे, मैंने कहा 4 याद कर लेना, बाकी कुछ याद हो चाहे ना हो। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है वेग, तो ये एक समान कब होगी? सर जब इसका परिमाण बराबर होगा और जब इसकी दिशा भी समान होगी, तब हम उसको एक समान बोल सकते हैं। अब हम बात करें सर परिमाण की। सर परिमाण की तो बराबर, सर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी हर पॉइंट पर सर 5 है, तो सर परिमाण तो बराबर है। चलो ठीक है, परिमाण बराबर है, क्या दिशा बराबर है? सर इस पॉइंट पर दिशा ये है, सर अगला ही पॉइंट निकालूंगा तो दिशा थोड़ी बदल जाएगी, हर पॉइंट पर से दिशा अलग होगी। अगर अगर कोई सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो इसकी सर परिमाण समान हो सकता है, लेकिन सर दिशा जिंदगी में कभी समान नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि सर ये एक सदिश राशि, जो सदिश राशि होती है उसके लिए दिशा और परिमाण दोनों समान होने चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये एक समान है। तो ये क्या कहना सही है? क्या इस चित्र में वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है? क्या एक समान वेग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? कि सर वेग का मात्र परिमाण समान है, यहाँ पर दिशा तो समान नहीं, हर पॉइंट पर दिशा अलग अलग है, तो हम इस वाली कथन को नहीं कह सकते। सर ये गलत है, ये गलत है। ये कथन कैसा है? ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। और अगर इसकी बात करें तो जब ये देखो गति देखी 5 5 5 5 5, तो इसका मतलब ये है कि सर जो वेग है ना, वेग की मात्र एक चीज समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन सर दिशा तो समान नहीं, तो हम इसको एक समान वेग तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए दोनों चीजें होनी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको नोट पॉइंट समझाया था, एक बार वीडियो को दोबारा भी जाके देख सकते हो कि क्या मैंने वो नोट पॉइंट समझाया था, देखना उसको। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। जब सर वेग का मात्र परिमाण बराबर होता है तो सर उस वेग के परिमाण को चाल कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि सर ये जो वस्तु है ये एक समान चाल से गतिमान है। एक समान चाल तो कह सकते हैं सर, लेकिन वेग नहीं कह सकते। अब यहाँ हम इसको, ये सही है, सही है, ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कथन है, ये वाला गलत था, ये सही था। अब एक नोट पॉइंट हम यहाँ लिखाते हैं, एक नोट पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट। हम अगर एक समान वेग की बात करें तो सर एक समान वेग इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई भी एक समान वेग से गति नहीं कर सकती वस्तु। अगर वस्तु एक समान वेग से गति करेगी, अगर वस्तु एक समान वेग से गति करेगी तो इसका मतलब सर बिना बल के ही वो वस्तु गति करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक समान वेग हो गया तो तुम कहोगे सर कैसे? तो मैंने पहले सदिश और अदिश राशियां पढ़ाई थी, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसको सदिश और अदिश राशि वाली वीडियो जाकर आप देख लो, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा सर पृथ्वी पर एक समान वेग कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये कहा था सर एक समान वेग अनंत आकाश में जब चले जाएंगे स्पेस में, तो वहां सर एक समान वेग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो भी कब? जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, तब उसका एक समान वेग हो सकता है। लेकिन अगर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो वृत्ताकार पथ में होता क्या है, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई वस्तु गति कर जाए और वो भी सर्कुलर पाथ पर, तो उसका वेग एक समान कहीं नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर वो वृत्तीय गति कर रही है तो उसका वेग एक समान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तीय गति में उसकी दिशा हमेशा बदलती है। और अगर दिशा अलग अलग होगी, परिमाण बेशक बराबर रहे, दिशा अलग अलग है, तो हम उसको एक समान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सदिश राशि है। सदिश राशि की एक समान होने की कंडीशन है कि सर परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होनी चाहिए। और अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो सर डायरेक्शन कभी समान नहीं होती है। इसका मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में एक समान वेग, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो उसका एक समान वेग कभी नहीं हो सकता। इस नोट पॉइंट को लिखो, पूरे पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई कोई वस्तु वस्तु वृत्तीय गति कर
रही है तो उसका वेग एक समान एक समान कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। केवल केवल चाल चाल एक समान समान हो सकती है। हमें समझ में आया सर, चाल एक समान हो सकती है, लेकिन अगर आप वेग की बात करोगे सर, वेग इस पूरे ब्रह्मांड में एक समान हो ही नहीं सकता। चाहे आप तुमको सर फ्री स्पेस में ले जाएं तब हम वृत्तीय गति करें, अरे वृत्तीय गति करोगे तो वेग वहां पर भी समान नहीं होगा, चाल समान हो सकती है। ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है ये बात, तो हम याद रखेंगे सर, ये वृत्तीय गति कोई पिंड करता है तो एक समान वेग उसका कभी नहीं हो सकता। पृथ्वी को छोड़कर अगर आकाश में चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे सर, वहां पर भी ये बात लागू होती है, पूरे ब्रह्मांड में ये बात लागू है। तो हम यह समझे सर कि वृत्तीय गति क्या होती है। वृत्तीय गति क्या है? एक फिक्स पॉइंट के फिक्स दूरी पर चारों तरफ इस प्रकार से गति हो कि दिशा बदलती रहे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये वृत्तीय गति हमें समझ में आया। वृत्तीय गति के साथ हमने दो कथन समझे कि सर ये जो कथन है इनमें से ये वाला गलत है, क्योंकि अगर वृत्तीय गति हो रही है तो वेग एक समान नहीं हो सकता सर, उसकी चाल एक समान हो सकती है। अगला सर, पूरे ब्रह्मांड में कभी भी एक समान वेग नहीं हो सकता है अगर वस्तु वृत्तीय गति कर रही होगी तो। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ समझे कि सर वृत्तीय गति में समझ में आ गया। हमने एक और नोट पॉइंट बताया था, क्योंकि मैंने जो भी नोट पॉइंट लिखाए हैं वो किसी काम ऐसा नहीं कि उसको फालतू भी लिखा दिया है, उस नोट पॉइंट का भी इस्तेमाल होगा। एक मैंने बताया था, अगर किसी वस्तु को कहीं स्थिर रखना है तो सर स्थिर रखने के लिए उस पर दो बल काम करने चाहिए। सर वो जो दो बल होते हैं उसमें से ऐसा हो सकता है सर दोनों रियल बल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रियल हो और एक आभासी हो। ये वाला मैंने अभी नोट पॉइंट लिखाया था। तो हम अगर बात करते हैं सर, ये जो अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, हमने अभी 1 मिनट बाद आके देखा सर इसी पथ में गति कर रहा है, अगले मिनट आगे देखा सर इसमें फिर है, अगले 1 घंटे बाद आए तब भी यही गति कर रहा है, सर 1 दिन बाद आए तब भी यही गति कर रहा है, सर 1 सप्ताह बाद हमने देखा तब भी सर ये यही गति कर रहा है, 1 महीने बाद तब भी ये, मतलब जब भी आता हूँ तब इसी पथ में गति कर रहा है। सर इसका मतलब ये है कि इस पथ में ये स्थिर है, मतलब इसकी ये कक्षा है जिस कक्षा में ये गति कर रहा है, इस कक्षा में फिक्स निश्चित बना हुआ है, अपनी कक्षा को छोड़ के नहीं जा रहा, ना तो इधर भाग रहा ना इधर जा रहा, इसका मतलब ये इस कक्षा में फिक्स है। तो मैंने अभी नोट पॉइंट लिखाया था, जब किसी वस्तु को कहीं पर स्थिर रखना होता है, फिक्स बनाकर रखना होता है, तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं, दो बल विरोधी बल कार्य करते हैं। सर दोनों बल बराबर होते हैं, उसमें दोनों बल रियल भी हो सकते हैं सर दोनों, और एक रियल एक आभासी भी हो सकता है, ये कंडीशन बनती है। तो मैंने अभी बताया था। तो इसका मतलब ये है कि सर ये अगर इसकी कक्षा निश्चित है, ये ना तो इधर जा रहा ना इधर आ रहा, इसका मतलब सर इस पर भी दो बल कार्य कर रहे होंगे। सर एक बल इसके केंद्र की तरफ लग रहा होगा और एक बाहर की तरफ लग रहा होगा। जो इसके केंद्र की तरफ लग रहा होगा मैंने उसको F बताया है, जो बाहर की तरफ लग रहा होगा उसको मैंने F डैश कह दिया है। तो जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती रहती है तो उस वस्तु को उस पथ में निश्चित बनाए रखने के लिए उस पर दो बल कार्य करते हैं। मैंने अभी नोट पॉइंट लिखाया था, उसको सोचो, दो बल कार्य करते हैं, इस कक्षा में फिक्स रखने के लिए दो बल कार्य करते हैं। ये रियल बल है और ये बाहर की तरफ आभासी बल कार्य कर रहा है। सर ये जो केंद्र की तरफ बल कार्य कर रहा है ये वास्तविक बल, सर यही तो अभिकेंद्र बल होता है। और सर ये बाहर की तरफ जो आभासी बल कार्य कर रहा है जो इसके बराबर होगा, सर इसी को तो अपकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल की क्या परिभाषा हुई कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की तरफ एक वास्तविक बल कार्य करता है, उसी बल को हम अविकेंद्र बल कहते हैं। तो अपकेंद्र बल क्या हुआ सर? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र से दूर की दिशा में एक आभासी बल कार्य करता है और उसी आभासी बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। और अविकेंद्र और अपकेंद्र दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये इस फिक्स कक्षा में रहती है। हम अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं कि सर अविकेंद्र बल क्या होता है और अपकेंद्र बल क्या होता है, इसको डिटेल में, और इसके क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अविकेंद्र बल और अपकेंद्र बल समझ लेते हैं। हम वृत्तीय गति समझ चुके हैं, आखिरकार वृत्तीय गति क्या होती है। तो अब हम अविकेंद्र बल और अपकेंद्र बल को समझते हैं। देखो उससे पहले हम ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल देखो, यदि वृत्तीय गति के दौरान हर बिंदु पर गति का परिमाण समान है, पिछले वाले एग्जाम्पल को जरा याद करो सर, 5 5 5 5 परिमाण था, तो वही हम कह रहे हैं कि गति का परिमाण समान है, तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, वस्तु एक असमान वेग से गतिमान है, कि वस्तु असमान त्वरण से गतिमान है, कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। अब इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि सर अगर वृत्तीय गति कर रहा है
तो सर इसका वेग तो एक समान नहीं होगा। और ज्यादातर छात्र इसी को टिक लगा देते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं इनको नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही इसको पढ़ते हैं वैसे ही लगा देते हैं कि सर यही है आंसर। आगे पढ़ते ही नहीं क्योंकि मिल गया ना उत्तर, तो उनको लगता है कि सर यही है, एक समान बेग ही तो है, पांच 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 बेग समान होगा तो समान हो गया। तो जल्दबाजी में इसी को पढ़कर आंसर लगा देते हैं, जबकि हमें थोड़ा और आगे पढ़ना चाहिए था। क्योंकि अगर वृत्ति गति कर रही है तो सर उसका बेग तो कभी समान नहीं हो सकता, बेग तो कभी समान नहीं होगा। इसका मतलब सर चाल उसकी समान हो सकती है, तो ये ऑप्शन नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो। आंसर आंसर है इसका ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलो हमने ये डिस्कस किया, अब हम समझते हैं सर अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो परिभाषा हमने अभी बताई थी आपको, एक बार हम यहाँ पर लिख दी है, देख लो क्या है कि जब कोई पिंड वृत्ति गति करता है तो उस पर एक केंद्र की ओर एक बल, एक वास्तविक बल कार्य करता है और उसको ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। और जब कोई कण एक वृत्ति गति करता है तो उस पर बाहर की ओर केंद्र से दूर की दिशा में एक आभासी बल कार्य करता है और इसी आभासी बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। इतना हमें समझ में आ गया है सर, अवकेंद्र बल सेंटर की तरफ और अपकेंद्र बल आभास बाहर की तरफ। सर इसके एग्जाम्पल बता दो, उदाहरण। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, अभिकेंद्र बल का क्या है, ग्रहों की अपनी कक्षा में गति। सर ग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जाते हैं, ग्रह अपनी कक्षा में फिक्स रहते हैं। तो सर इसके पीछे क्या रीजन है, सर इसके पीछे अविकेंद्र बल कारण है, अविकेंद्र बल ही है जो उसको बांध कर रखे है उसमें। ठीक है, अगला हम एग्जाम्पल समझते हैं कि सर अगला एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ समझते हैं कि घड़ी की सुई की नोक, जो घड़ी की सुई की नोक होती है वो भी वृत्तीय गति करती है। ये हम याद रखेंगे सर, घड़ी की सुई की, जैसे देखा होगा घड़ी है उसकी जो नोक होती है वो जैसे मूव करेगी वो सर वही वृत्ति गति है। तो ये भी एग्जांपल हो सकता है। दूसरा आपने देखा होगा कि सर जब भी हम मोड़ पर मुड़ते हैं, अगर कोई साइकिल सवार है मोड़ पर अगर मुड़ेगा तो केंद्र की तरफ थोड़ा झुक जाएगा, क्यों सर, अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। अगर अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं करेगा तो वो बाहर की तरफ गिर जाएगा इस बल के कारण, क्योंकि मोड़ पर है ये तो लगेगा, आभासी बल लगेगा क्योंकि ये मुड़ रहा है। तो मुड़ने के कारण सर केंद्र उसको बांध कर रखे कहीं गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा केंद्र की तरफ झुक जाता है। तो सवाल पूछेगा साइकिल सवार मोड़ पर केंद्र की तरफ थोड़ा झुकता है, क्यों, अब केंद्र बल प्राप्त करने के लिए। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल इसका है कि मोड़ पर साइकिल सवार केंद्र की ओर झुकता है, क्यों, तो इसका जवाब है अभिकेंद्र मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए झुकता है। अगला एक और तुमने देखा होगा, देखो अगर हम सड़क देखी होगी, सड़क तो जब मोड़ होती है, सड़क में जो मोड़ होती है सर, उस मोड़ का बाहरी किनारा जरा गौर किया होगा सर, बाहरी किनारा थोड़ा उठा हुआ बनाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारे हाथ में साइकिल है तो साइकिल तो सर हम अपना शरीर झुकाकर बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अगर हम कार लेके जा रहे हैं, कार अगर लेके जा रहे हैं तो उसको भी तो झुकाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं सर मोड़ आ गई तो कार को ही पूरा हमने झुका दिया, कार तो हमारी, अब ये टार्जन तो है नहीं कि झुका के एकदम सेट कर देंगे उसको, टार्जन तो है नहीं हमारी कार नॉर्मल है सर, हम थोड़ी मुड़ जाएंगे। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं मान लो, अब मोड़ आई तो अब हमें मालूम है सर मोड़ पर अभिकेंद्र बल प्राप्त करना है तो कार को थोड़ा झुकाना पड़ेगा। तो झुकाने के लिए हम अपनी ताकत से झुका सकते हैं क्या, हम खुद झुक जाएंगे, कार तो वैसे ही रहेगी। तो सर कार तो झुक नहीं सकती, बड़ी गाड़ी तो झुक नहीं सकती, तो बड़ी गाड़ी को अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए बाहर का किनारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ बना दो, ताकि जब गाड़ी आएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक वो उठी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सड़कों का मोड़ पर बाहरी किनारा कुछ उठा हुआ बनाते हैं। देखा होगा कि अगर नॉर्मल ये है तो हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे, ये है हमारी सड़क और यहाँ गाड़ी आएगी, तुम्हारी जो भी गाड़ी आएगी वो मान लीजिए ये तुम्हारी गाड़ी है और ये आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो ये बाहर का किनारा होगा, ये इसको थोड़ा उठा हुआ बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सर ये जब इस मोड़ पर आएगी गाड़ी तो अपनी ऑटोमेटिक ये झुक जाएगी, क्योंकि हमें झुकाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम साइकिल तो झुका लेंगे, गाड़ी थोड़ी झुका लेंगे, तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मिल जाए इसलिए बाहर का किनारा हम ऊपर उठा हुआ बना देंगे मोड़ पर सड़कों का, देखा होगा आपने, तो वो इसके कारण होता है। तो ये हम समझे सर अभिकेंद्र बल के एग्जाम्पल। सर अपकेंद्र बल के एग्जाम्पल समझते हैं, तुमने अगर
एग्जाम्पल देखा होगा, मौत के कुएं का खेल देखा है सर्कस में। मौत के कुएं का खेल क्या होता है, इस तरह से कुआं रहता है, अगर नहीं देखा तो थोड़ा देख लो। मैं दिखा रहा हूँ, मौत का कुएं का खेल दिखा रहा हूँ। ये क्या है, मौत के कुएं का, मौत का कुआं है ये। इसमें क्या होता है, ये गाड़ी आती है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गाड़ी चलती है। मान लीजिए ये आदमी बैठा है और ये चला रहा है, इससे मूव करता है। कुल मिलाकर सर ये जो मौत के कुएं का खेल है, यहाँ गाड़ियां चलती हैं, इस दीवार पर ऐसे चलती हैं, लेकिन वो गाड़ी गिरती नहीं है। सर क्यों नहीं गिर रही है, सर ये आपके इंद्रवल उसको पकड़ के रखा है बाहर की तरफ। तो हम कहेंगे मौत के कुएं का खेल, मौत के कुएं का खेल। मौत के कुएं का जो खेल है उसमें गाड़ियां नहीं गिरती हैं सर, इसके पीछे आपके इंद्रवल काम करता है। अगला देखो, ये काम तुमने सबने किया होगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाए होंगे। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सूख जाते हैं उसमें क्या कोई गर्मी थोड़ी उत्पन्न हो रही है, उसमें कपड़ों को बहुत तीव्र गति से घुमाया जाता है, और इतनी तीव्र गति से घुमाते हैं कि उसके अंदर जो भी पानी होता है सब बाहर भाग जाता है। तो इसका मतलब सर ये भी, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन, मशीन में कपड़े सुखाना, सुखाना, वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े सुखाए जा रहे हैं तो सर वो भी आपके इंद्रवल ही काम कर रहा है, तब वो कपड़े में से पानी निकल के बाहर जा रहा है। अगला हम एग्जांपल बात करते हैं, सर देखो दूध से क्रीम निकालते हैं। आपने देखा होगा कि सर दही होता है, उसमें जब हम वो रही होती है, रही देखा होगा घर पे ऐसे फेरने वाली रही होती है, तो उसको उसमें रख कर हम जब उसको घुमाते हैं तो सर जो तुमने देखा होगा मक्खन जो होगा वो बाहर चिपक जाता है, तो दीवार पर चिपक जाता है, उसकी जो मटके की दीवार होती है उसको बाहर बाहर चिपक जाता है अंदर ही दीवार पर, फिर हम उसको छुटा के बाहर निकाल लेते हैं। वही क्रीम है एक तरह से। तो दूध से जब क्रीम निकाली जाती है तो दूध को एक पात्र में डालकर इतनी तीव्र गति से घुमाया जाता है कि सर उसके अंदर वसा का पार्टिकल भारी होता है, दूध का पार्टिकल हल्का है, तो सर वो भारी है, तो बहुत तीव्र गति से घुमाने के कारण वो भारी बाहर की तरफ भागता है, तो दीवार पर जाके चिपक जाता है। यही कारण है कि सर जो दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन है सर वो भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हम कहेंगे दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन, दूध से जो क्रीम निकालने वाली मशीन है सर वो भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला हम एक और एग्जांपल समझते हैं, लास्ट एग्जांपल इसका, कि सर एक और देखा होगा, जैसे हमने एक बाल्टी में पानी भर लिया, ये भी प्रयोग किया होगा। जब सर पहले कुएं हुआ करते थे तो कुएं से पानी खींचते थे, उसमें बाल्टी एक रस्सी में बांध कर उसमें पानी निकालते थे। तो आज हम एक एग्जांपल बताते हैं, देखो बाल्टी तो ज्यादा भारी हो जाएगी, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम उसको घुमा लो, तुम और लगा लोगे। कुल मिलाकर एक काम करना, एक कमंडल लेना, छोटा सा कमंडल, जितना तुम आप उठा सको अपनी क्षमता के बराबर। तो उस कमंडल में पहले पानी भरना, और जैसे पानी भर जाए उसमें रस्सी से बांध लेना और ऐसे कर लेना, लटका लेना, फिर उसको तीव्र गति से घुमाना, तीव्र गति से घुमाना, चाहे ऐसे घुमाना चाहे ऐसे घुमाना, पानी नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा सर, इसीलिए नहीं फैलेगा क्योंकि उस पर अपकेंद्र बल काम करता है। जब वृत्ति गति करवाएंगे उससे तो सर अपकेंद्र बल बाहर की तरफ लगेगा जो पानी को रोक कर रखेगा। तो हम कहेंगे पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी को तीव्र वृत्तीय गति कराने पर पानी नहीं फैलता, पानी नहीं फैलता डैश बल के कारण। अब इस डैश बल के लिए चार ऑप्शन दे देगा, अवकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, कौन सा बल बताओ, कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर अपकेंद्र बल काम कर रहा है। तो इस तरह से ही हम समझे सर अवकेंद्र और अवकेंद्र। अब ये हम देखो, हम फॉर्मूला तो नहीं समझे सर, अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो सर अवकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ बराबर mv² सुना है अवकेंद्र बल का फॉर्मूला। तो देखो हम दो तरीके से, अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो सर दो तरीके से घुमा सकते हैं। एक तो हम ऐसे घुमा सकते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज वृत्तीय गति हो रही है, क्षैतिज वृत्तीय गति, और एक होती है सर हम इसको ऐसे घुमाएं, ऊर्ध्व वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्व। तो इन दोनों के लिए फॉर्मूले हैं। ऊर्ध्व वृत्तीय गति करता है तो चार फॉर्मूले हमको याद करने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भविष्य में सवाल बनेगा तो वहां से डेटा दे देगा और हम आंसर निकाल देंगे। और अगर क्षैतिज वृत्त में गति कर रही है तो सर अवकेंद्र बल का क्या फॉर्मूला होता है, अवकेंद्र त्वरण का क्या फॉर्मूला है। तो और अगर गति कर रही है तो सर एक कोणीय वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, सर उसका क्या फॉर्मूला होगा, कोणीय बेग का क्या फॉर्मूला होगा। तो सर उनको फॉर्मूले को हम समझते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं सर वृत्तीय गति दो प्रकार की, एक ऊर्ध्व वृत्त में गति करवाएंगे, एक क्षैतिज वृत्त में गति कराएंगे, फिर चार चार फॉर्मूले लिखाएंगे, बस इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2 मिनट के लिए मेरी आवाज़ चली गई थी, तो उस 2 मिनट के लिए आगे ठीक है आवाज़, लेकिन 2 मिनट तक आवाज़ नहीं आई है, इसलिए मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको सुनिए। वृत्तीय गति क्या होती है, देखो वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षैतिज वृत्तीय गति
और दूसरी होती है ऊर्ध्ववृत्तीय गति। अब हम बात करते हैं जी, यहाँ दिख रहा है आपको ऊर्ध्ववृत्तीय गति, उसको इस तरह से जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जैसे हम ऊपर घुमाएंगे किसी वस्तु को तो ऊर्ध्ववृत्तीय गति होती है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और अगर हम क्षैतिज की बात करते हैं तो ये क्षैतिज गति का उदाहरण है जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, और ये ऊर्ध्व गति होती है इस तरह से मूव करेंगे तो ये कोई व्यक्ति है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसको हम कहते हैं, ये हमने बोला है। और यहाँ पर क्षैतिज वृत्तीय गति को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि देखो यहाँ पर एक बच्चा है जो हाथ में अपने में कुछ पकड़ के एक क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है, वो हमने चित्र ये दिखाया है। और इधर ऊर्ध्व वृत्त वाली में हमने ऊपर नीचे वो बच्चा घुमा रहा है। अगर हम बात करें क्षैतिज वृत्त की तो सर बेग क्या होगा, ये जो बेग है, बेग का क्षैतिज वृत्त में अगर गति कर रहा है तो बेग क्या होगा जी, हमने फॉर्मूला लिखा है v बराबर आर ओमेगा। यहाँ v क्या है, ये v है रेखीय बेग, मतलब इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उस किसी पॉइंट पर उसका बेग क्या होगा, वो होगा v। उसको हम फॉर्मूले से लिखते हैं आर ओमेगा। यहाँ आर क्या है और ओमेगा क्या है, देखो ओमेगा है कोणीय बेग, ये है तक कोणीय बेग, और यहाँ पर जो आर है वो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की ये त्रिज्या है, और यहाँ ओमेगा कोणीय बेग है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई और एन, जहाँ एन मतलब है आवृत्ति, आवृत्ति इसको कहते हैं, एन का मतलब है आवृत्ति। अब हम ये समझते हैं कि सर ये जो आवृत्ति हमने लिखी है, ये जो आवृत्ति है सर इसका क्या फॉर्मूला है या फिर इसको क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है सर 1 सेकंड में जितने पूरे चक्कर कर लिए जाएंगे सर उसी को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंप्लीट चक्कर हो जाएंगे उसको हम आवृत्ति कहते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। तो ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग हो गया और इसका फॉर्मूला 2 पाई एन हो गया। अब हम देखते हैं कि सर बल क्या होगा, अवकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो अवकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है अवकेंद्र बल का। देखो इसका जो प्रूफ है वो तो इंटरमीडिएट हम पढ़ते हैं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ केवल हमारे फॉर्मूला याद हो, बस फॉर्मूला हो याद तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा प्रूफ काम का नहीं आता है, वो रिटन एग्जाम होते हैं उसमें काम आता है। ये जो f है, अब हम बात करें f किस पर निर्भर करता है, तो हमने कहा f r के जस्ट अपोजिट काम करता है। r का मान अगर बढ़ाएंगे तो f का मान घटेगा, और f का मान घटाएंगे तो r का मान बढ़ेगा। ये होता है यहाँ पर इस f का, f कम हो जाएगा, कम बल में घुमा सकते हैं, लेकिन अगर उसी को हम छोटी सी लंबाई कर लेंगे और उसको घुमाना चाहेंगे तो सर बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो बल ये है, r का जस्ट अपोजिट होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है सर, द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है, जैसे जितनी ज़्यादा भारी होगी सर उतना ज़्यादा बल, और जितनी हल्की होगी उतना कम बल। और वेलोसिटी भी ये उसका रेखीय वेग होता है जो हम उसको देते हैं, जो रेखीय वेग का फॉर्मूला v बराबर आर इंटू ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग होता है। अगर हम बात करते हैं, देखो सर v के स्थान पर r ओमेगा रखना, तो जरा तो हम अगर f बराबर m, अगर v के स्थान पर r और ओमेगा रखेंगे और उसका हो रहा है स्क्वायर, चलो हम रखते हैं r और ओमेगा और इसका हो रहा है स्क्वायर अपॉन r, तो ये होगा क्या कि एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगी, एक आर से एक आर कट गई, तो एफ बराबर क्या निकला, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही निकला, ये निकला हमारे पास एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सर अगर हमारे पास अगर अभिकेंद्र बल पूछ लिया और अगर हमें उसने कोणीय वेग दिया है और मास दिया है और ये दिया है, तो हम अभिकेंद्र बल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम एक और चीज जानते हैं सर, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो सर एम तो है, इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं ए और रहा होगा, ए त्वरण होगा, तो हम बोलते हैं सर ए आर अभिकेंद्र त्वरण। हम अभिकेंद्र त्वरण निकालना चाहें तो सर यही होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला सुना है सर एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो एम ये आ गया तो सर ये फिर ए की वैल्यू होगी, एम अगर ये आ चुका है तो सर ये ए का काम करेगा, इसका मतलब सर यहाँ जो ए होगा, अगर वृत्ति गति कर रही है तो सर यहाँ जो ए होगा वो कोणीय त्वरण कहलाएगा। तो ए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, ए आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण त्वरण, ये है कोणीय त्वरण। तो हमारे पास फॉर्मूले कितने आ गए सर, पहला फॉर्मूला है बेग का, बेग बराबर आर ओमेगा, अगर वृत्तीय गति कर रही है तो बेग निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर, रेखीय बेग, ये रेखीय बेग है, उस किसी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पॉइंट गति कर रहा है तो उसका रेखीय वेग किसी पॉइंट पर पूछेंगे हम, फॉर्मूला आर इंटू ओमेगा। अगला बल बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये हो गया। अगला हम बल का एक और फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो जो भी हमारे
साफ डेटा दिया होगा उस हिसाब से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। और कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो r ओमेगा स्क्वायर होता है, कोणीय त्वरण r ओमेगा स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं सर, ये हमने इधर 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, 1 2 3 4, 4 इधर पढ़ लिए, 4 हम इधर बात करेंगे। जब हम ऊर्ध्ववृत्त में गति करवाते हैं तो अगर बात करते हैं सर, ये जो रस्सी होगी, रस्सी में जो बल होगा वो बल नहीं अब तनाव बन जाएगा। जब हम ऊर्ध्ववृत्त में गति करते हैं तो रस्सी में जो बल लगता है उस बल का नाम हो जाता है तनाव, जो कि रस्सी में उत्पन्न होता है। ये अगर तनाव की बात करें सर, यहाँ पर तनाव होगा, ये है उच्च बिंदु, ये है उच्चतम बिंदु और ये है निम्नतम बिंदु। इस उच्चतम बिंदु को मैं ए मानता हूं और निम्नतम बिंदु को मैं बी मानता हूं। ये जो पॉइंट है ये बी है और ये पॉइंट है ए है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पूछेगा कि इस ए पॉइंट पर रस्सी में तनाव कितना होगा। उच्चतम बिंदु पर अगर कोई वस्तु एक ऊर्ध्ववृत्त में गति कर रही है तो उच्चतम बिंदु पर जब पहुंचेगी तो रस्सी में तनाव कितना होगा। सर तनाव शून्य होता है, डायरेक्ट याद रखना। ए पर रस्सी में तनाव बराबर शून्य। इस पॉइंट पर सर तनाव शून्य हो जाता है और सर इस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। बी पर तनाव बी पर रस्सी में तनाव ये होता है मैक्सिमम MAX। लेकिन इतना होता कितना है 6 mg, 6 इंटू mg। निकालते कैसे हैं सर, 6 गुणा m इंटू जी। इस कण का द्रव्यमान कितना है और g मतलब यहाँ पर सर गुरुत्वीय त्वरण कितना है। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अभी इसके 2 फॉर्मूले और हैं, हम देखते हैं सर इसके 2 फॉर्मूले कौन से हैं, देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वेग, यहाँ पर वेग और यहाँ पर वेग, रेखीय वेग ये वेग निकालेगा उच्च पर, VA कर दे रहा हूँ। अगर हम ये ऊर्ध्ववृत्त में गति कर रहा है तो ऊर्ध्ववृत्त सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर सर रेखीय, किसी पॉइंट पर रेखीय वेग कितना होगा, तो V बराबर होता है RG, अंडर रूट के अंदर RG। और अगर सर V पूछेंगे सर इस वाले पॉइंट पर कितना होता है, तो अंडर रूट के अंदर 5RG। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हुए या 4 बातें हुई। सर इस पॉइंट पर रस्सी में तनाव शून्य होगा, इस पॉइंट पर रस्सी में तनाव मैक्सिमम होगा और कितना होगा, ये 6 mg होगा। अगर हम बात करते हैं सर वेग, इस पॉइंट पर रेखीय वेग कितना होगा, तो R इंटू जी अंडर रूट के अंदर। और सर इस पॉइंट पर रेखीय वेग कितना होगा, तो 5 इंटू RG। ये हुआ सर हमारा ऊर्ध्ववृत्त में गति और क्षैतिज वृत्त में गति। वृत्तीय गति हमने समझा दी। इससे पहले हमने आपको समझा दिया कि सर अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल क्या है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और इसमें देखो मैंने बहुत मेहनत करके ये डेटा जुटाया है, बहुत समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में कोई पॉइंट ना आया हो तो पहले उस वीडियो को ढंग से एक बार और देखना, और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप कमेंट कर देना और बता देने का सर ये वीडियो का ये वाला जो पार्ट है मुझे समझ में नहीं आया है, तो उसको आप बता देना, तो मैं आपको वो दोबारा से समझा दूंगा। दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल का। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि जब मैं इनका नोट्स प्रोवाइड करूंगा, नोट्स पहले तो आप अपना खुद का नोट्स बनाओ, लेकिन फिर भाई बहुत से ये चाहते हैं कि सर हम अपना नोट्स बना नहीं रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपना नोट्स प्रोवाइड करूंगा। वो कहाँ करूंगा? उस टेलीग्राम चैनल पर। तो उस टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम चैनल पर लिंक होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा और ये क्लास भी डेली वहीं आ जाती है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।